नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज डेट है 19 जुलाई 2023 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान से जुड़े हुए कुछ पार्ट्स जो भाग बोलते हैं हिंदी में, और आर्टिकल्स अनुच्छेद या फिर शेड्यूल जो अनुसूचियाँ है। तो वनडे एग्जाम के हिसाब से देखे जाए तो इम्पोर्टेंट है, वही हम शेड्यूल्स, आर्टिकल्स या पार्ट्स के बारे में जिक्र करने वाले हैं। और मेरी कोशिश रही कि जो संविधान से जुड़ी हुई मेरी कुछ नॉलेज है उसको मैं आपके साथ सरल एवं सहज तरीके से आपके साथ साझा कर पाऊँ। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को सुनने के साथ साथ अपने हैंड रिटन नोट्स अपने अंदाज में अवश्य बनाएं। इससे आपको रिवीजन में आसानी होगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, क्योंकि लिखने से चीज़ें दिमाग में ज़्यादा देर तक बनी रहती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इस रिक्वेस्ट पर पालन करोगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, जब संविधान सभा थी, जो संविधान का निर्माण चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि देश के अंदर कैसे शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था काम करेगी, तो नियम बनाने लग गए। उन लोगों ने नियम बनाए। उन लोगों ने जो नियम बनाए वो टोटल 395 नियम बन के तैयार हुए, जिन पे सबकी सहमति बन गई। तो ये टोटल 395 थे ना, इनको बोल देते हैं आर्टिकल। टोटल कितने नियम थे? 395। अब इनको बोल दिया हम नियमों को आर्टिकल। इनमें से कुछ ऐसे आर्टिकल थे जो वो, इसको नियम बोल दो तुम या फिर आर्टिकल बोल दो ना, तो मैं आर्टिकल बोलूँगा। कभी कभी नियम भी बोल दो तो आप इसी से रिलेट करना। कुछ ऐसे थे जो बहुत समानता रखते थे आपस में, तो उनको अलग अलग रख दिए जो आपस में समानता रखते थे। तो ऐसे टोटल 22 ऐसे टोटल जो ग्रुप बनाया हमने जो आपस में समानता रखते, टोटल कितने हो गए? 22, जिनको हमने पार्ट बोल दिया या फिर हिंदी में भाग। तो जब संविधान सभा ने हमको संविधान तैयार करके दिया तो टोटल कितने आर्टिकल थे? 395। और टोटल कितने पार्ट या भाग थे? 22। अब देखो, जब वो संविधान सभा नियम बनाती चली गई तो टोटल 395 नियम बन गए। इनको एक पेज पर लिखा, फिर दूसरे पेज पर लिखा, फिर तीसरे पेज पर ऐसे लिखते थे, बहुत सारे पेज तैयार हो गए। और फिर उन पेजों को हमने एक साथ कंबाइन किया। तो कंबाइन करने के बाद हमको एक बुक तैयार हो गई, और उसी बुक को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टोटल नियम थे 395, समानता रखते थे, उनका ग्रुप में बांट दिया। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 395 है। इनमें से कुछ ऐसे थे ये आपस में समानता रखते थे, इनको इधर रख दिया। ये आपस में समानता रखते थे, इनको इधर रख दिया। ये आपस में समानता रखते थे, इनको इधर रख दिया। ये आपस में इधर। तो 1 2 3 ऐसे थे ना, तो इनको पार्ट बोल दिया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट। तो ऐसे टोटल कितने बन गए? 22 पार्ट। टोटल आर्टिकल कितने थे? नियम 395। अब ये सब कर लिया, सब तैयार हो गया। एंड में क्या है? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ जो संविधान से जुड़ी हुई थी इन्फॉर्मेशन वगैरह, उनको मटेरियल को लास्ट में जोड़ दिया, उनको शेड्यूल बोल दिया। तो उस वक्त ये टोटल थी 8, और आज कितनी है? 12। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ में आ गया पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स के बारे में डिफरेंस। अब हम आगे आते हैं। ये देखो, संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और जब 26 जनवरी 1950 को लागू किया था तब था इसमें अनुच्छेद 395 और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। आज अप्रोक्स 450 के पास अनुच्छेद है, 22 के जगह 25 भाग हो गए आज, और अनुसूची 8 की जगह 12 हो गई। ठीक, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना पॉज करके वीडियो। अब इधर आते हैं, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं या कौन कौन से पार्ट्स वगैरह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। कि पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A। पार्ट 3 किससे? मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से। पार्ट 4 किससे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। और पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य से। आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के तक इस पार्ट 3 के अंदर आते हैं, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक पार्ट 4 के अंदर आते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम आएंगे पंचायती राज पर, पंचायत सिस्टम पर। तो पार्ट 9 के अंदर आता है। पार्ट 9A के अंदर आता है द म्यूनसिपलिटी, आर्टिकल को गोली मारो। फिर इधर आते हैं हम सीधा पार्ट 17 जो ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है, इसके आर्टिकल को गोली मारो। फिर आते हैं पार्ट 18 पर जो इमरजेंसी का जो प्रोविजंस है उससे जुड़ा हुआ है, इसके आर्टिकल ज़रूरी है, हम पढ़ेंगे आगे। और पार्ट आता है उसमें 20 जो
संविधान के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए इस संविधान के अंदर आपको संशोधन करना है तो इसका कौन सा आर्टिकल है 368। तो ये तो आपको पता होना ही ज़रूरी है। उसके अलावा एक दो और है, जैसे ये पार्ट 2 है, आपसे सीधा पूछ सकता है कि सिटीजनशिप से जुड़े हुए प्रावधान संविधान के कौन से पार्ट में, तो पार्ट 2। और ये पार्ट 1 इसके थोड़े चांस कम है, पर इसको भी एक बार देख लेना। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र, कि जो तुम बोल रहे हो ना कि संविधान बना रहे हो ये लागू करो, किसके ऊपर लागू करोगे, इस देश के ऊपर। इस देश कौन से देश, भारत देश। ये भारत देश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये सिर्फ ये मैप दिख गया, ये भारत देश नहीं है। इधर लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार बना दिया, ये भारत देश नहीं है। इसके अलावा भारत का भी और टेरिटरी और क्षेत्र है जहाँ पर भारत का भारत का हुक्म चलता है, जहाँ पर भारत के नियम लागू होते हैं, उन सब पर ये संविधान लागू होगा। अब बोलोगे सर ये भारत का मैप हो गया, इधर लक्षद्वीप हो गया, इधर अंडमान निकोबार हो गया, और कौन सी ज़मीन है इनकी ज़मीन है मैं बताता हूँ। देखो जैसे कहाँ गया, जैसे ये है भारत, तो ये भारत की ज़मीन यहाँ पर है यूएसए में, भारत की ज़मीन यहाँ है कनाडा में, चाइना में, इधर रसिया में। मतलब हर एक जिस कंट्री से भारत के रिश्ते हैं, जिससे भारत के आज के टाइम में रिलेशंस है, किसी प्रकार संबंध है, वहाँ पर कैसे तौर पे, मतलब यहाँ का इनकी भी इंडिया में है, रसिया की भी है, यूएसए की है, कनाडा सबकी है। कैसे, मतलब एम्बेसी सुना होगा आपने, दूतावास, भारतीय दूतावास, मूवी में देखोगे भारतीय दूतावास। तो जो दूतावास के लिए ज़मीन देता है हर एक कंट्री, भाई हमारे अमेरिका और इंडिया के अच्छे संबंध है, तो अमेरिका में भारत अपनी एम्बेसी खोलेगा, तो अच्छे संबंध है, तो अमेरिका हमको वहाँ पर एक ज़मीन देगा जिस पे हमारे ही देश के नियम कानून लगेंगे। ठीक है, अब आते हैं फिर से इधर। तो यूनियन एंड टेरिटरीज मतलब समझ में आ गया। आर्टिकल आपको नहीं पढ़ने इनके, आपको सिर्फ इतना पता है पार्ट 1 में ये है, पार्ट 2 में ये है, और बाकी पार्ट 3, 4, 4A ये तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको पंचायत किससे 9 से 9A में क्या है, म्यूनसिपलिटी, इनके आर्टिकल नहीं जानना आपको। उसके बाद आपको पार्ट 70 मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 18 मतलब इमरजेंसी प्रोविजन से, इसके आर्टिकल ज़रूरी है, और ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज वाले आर्टिकल ज़रूरी इतने नहीं है। फिर पार्ट 20 में आओगे तो इसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 368 ये ज़रूरी है। अब चलो आगे आते हैं हम, ये सब आपको समझ में आ गया। अब मैं आता हूँ फंडामेंटल राइट्स। अब आपसे पूछूँ कौन से पार्ट के अंदर था, ये पार्ट 3 के अंदर, आर्टिकल 12 से 35 तक। अब ये टोटल आर्टिकल आपको नहीं पढ़ने, अब मैं इसमें जो जो बताते जाऊँगा वही पढ़ने हैं। देखो आपको इसमें इधर सारा डिटेल में एकदम दे रखा है ना, कि जो आर्टिकल कानून के समक्ष क्षमता पूछ ले तो आर्टिकल 14, जो ये है अनटचेबिलिटी का आर्टिकल 17, और जो उपाधियों का अंत है उन्मूलन ये आर्टिकल 18, और बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, तो ये सब किस में आर्टिकल 19 में आ जाता है। मैं जो जो आपको मार्क लगा रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ना है आपको। कौन सा, 17, 18, 19 का है, इसमें सिर्फ यहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की अभिव्यक्ति सिर्फ, इसके अलावा और भी इसके अंदर व्यापार का, इंडिया के अंदर घूमने का। उसके बाद आपको आ जाना है कि शिक्षा का अधिकार 21 के अंदर, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 21। ठीक है, और फिर आपको आता है आर्टिकल 24, कारखानों में जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को तुम काम पे लगा देते हैं फैक्ट्री वाले, तो उनको बचाने के लिए आर्टिकल 24। और उसके बाद जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 32 में क्या है, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, बिना किसी वजह से आपको रोका जा रहा है उनको एंजॉय करने से, तो आप सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट में दलील कर सकते हो। इसीलिए इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला था, संविधान की आत्मा। किसको, आर्टिकल 32 को। ठीक है, एक चीज़ और, टोटल 7 थे, कितने राइट, फंडामेंटल राइट 7 थे, अब कितने हैं, 6। जो संपत्ति का अधिकार था
इसको हटाकर अब ये क्या था, पहले फंडामेंटल राइट था ये संपत्ति का अधिकार, अब इसको सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया, मतलब कानूनी अधिकार है, और इसको 300A आर्टिकल के अंदर ऐड कर दिया। इसको फंडामेंटल राइट को एक लीगल राइट बनाकर आर्टिकल 300A के अंदर ऐड कर दिया। फंडामेंटल राइट मतलब एक समझ लो ऊंची पावर, बहुत बड़ी पावर है, लीगल राइट नॉर्मल पावर है, ये समझ लो। तो ये यहाँ पर था ना संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट में, तो ये अपने आप में बहुत पावरफुल था, सरकार को इससे लोहा लेना पड़ता था इसमें चेंज करने के लिए, तो इसको हटा के यहीं कर दिया। वजह थी बहुत सी। तो ये कैसे हुआ यहाँ से यहाँ, तो कौन सा अमेंडमेंट था, तो ये आपको पता होना चाहिए। 44th अमेंडमेंट के तहत संपत्ति के अधिकार जो था मौलिक, इसको एक लीगल राइट बना दिया 300A के अंदर, ठीक है। और B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा संविधान की आत्मा, राइट। तो ये तो हो गया हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए मेन कौन कौन से। कानून की समक्ष क्षमता 14 में है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव 15 में। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की क्षमता ये क्या 16 में है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत मतलब अनटचेबिलिटी 17 में। उपाधि को उन्मूलन 18 में। बोलने की, घूमने की या फिर आपको धरना देने है सबकी आज़ादी किसमें है 19 में। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21 में। शिक्षा का अधिकार 21A के अंदर। कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध 24 में। और बाकी 32 क्या है, अगर आपके इस उल्लंघन हो रहा है आपके अधिकारों का तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके दलील दे सकते हो। फिर आते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सब क्या है ना, ये मतलब कि एक बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, सिद्धांत है कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, इनको मद्देनज़र रखते हुए अगर अपने कोई कानून या फिर विधेयक पारित करती है तो उससे एक बेहतर समाज बनेगा। तो ये एक पॉइंट हमारे संविधान सभा वाले दे गए कि इनको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे ना, भारत आगे बढ़ेगा तो एक बेहतर समाज बनेगा। तो गवर्नमेंट कानून कुछ बनाए, इनके ऊपर नज़र रखे, ऐसा पर कानून बनाना चाहिए इनको नज़र रखते हुए। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं आपसे मैं कुछ ही बोलूँगा, इसको हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो देख राज्य के लोग इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो ये 40 ग्राम पंचायतों गठन किसमें आर्टिकल 40 में, और जो 44 है ना नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जो चल रहा है ना वो 44 इसी से संबंधित हो। दूसरा ये, और इसमें है कि ये 39 जो ए है ना कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ये 39A है, ये इम्पोर्टेंट है। कई लोग गरीब होते हैं, उनके पास नहीं इतने पैसे कि वो अपने कोई भी केस चल रहा है तो उसकी वकालत, उसकी केस लड़ सके अच्छे से, तो वहाँ पे कानूनी सहायता मुहैया कराई जाती है उस शख्स के लिए कि ताकि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता मिले। और उसके बाद आपको इसमें है 50वां इम्पोर्टेंट कि जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग करना, ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। और जो 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। समझ में आया? तो ये हो गया आपका। मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर ज़्यादा जाऊंगा नहीं, ये सब ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी एक, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसने अनुशंसा करी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में जोड़ने के लिए। तो संविधान में एक संशोधन हुआ 42 1976 में, तो इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान के अंदर इंसर्ट कर दिया। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 42 अमेंडमेंट के तहत। जब इसको संविधान में ऐड किया तब इसके अंदर टोटल थी फंडामेंटल ड्यूटी की संख्या 10, अब हो गई 11। ये एक एक्स्ट्रा कब ऐड हुई? ये 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके तहत इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी। अब मैं आता हूँ अनुसूचियों के ऊपर। अनुसूचियों में देखो ज़्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि भत्ते, विशेषाधिकार, परिलब्धियों के बारे में, तो वो है दूसरी अनुसूची के अंदर, ठीक है। जो भारत का राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो, लोकसभा का अध्यक्ष, जो उनकी जो
वेतन भत्ते वगैरह वो अनुसूची 2 के अंदर है। ये बोलते हैं पहले हमको भत्ते बताओ, उसके बाद हम शपथ लेंगे। तो पहले पैसे बताओ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा हमको, तो ये दूसरे में है। उसके बाद हम शपथ लेंगे तो तीसरे में। शपथ किस में? तीसरे में। चौथे में क्या है? राज्यसभा है ना, उसके अंदर केंद्र शासित या राज्य जो है उनकी सीटों के आवंटन, कि राज्यसभा में कितनी कितनी सीट होगी, कौन से राज्य की, कौन से केंद्र शासित प्रदेश की, तो किस में? चौथे में। उसके अलावा आपको यहाँ आना है 7वीं अनुसूची। इसमें क्या है ना कि जो देश के अंदर नियम बना रहे हैं, केंद्र सरकार अपना बना रही है, राज्य सरकार अपना बना रही है। तो केंद्र सरकार बना दिया, उस पर राज्य सरकार ने बनाया, तो फिर क्लैश हो जाएगा दोनों में कि यार हमने बनाया है उसने बना दिया। तो डिवाइड कर दो भाई, तुम कौन कौन से सब्जेक्ट्स के तुम कानून बना सकते हो, कौन कौन से भी बना सकता है। तो उनके कार्य बांट दिए गए, भाई इन पे तुम कानून बना सकते हो, इन पे हम। तो वो किसके अंदर है? 7वीं अनुसूची के अंदर। तो संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची सब किसमें? 7वीं अनुसूची के अंदर। तो कार्यों के विभाजन जो किया है वो किस अनुसूची के अंदर आता है? 7वीं के। 8वीं अनुसूची में क्या है कि भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषा है। कौन कौन सी? वो ये है, आपको नहीं पढ़ना, बस इतना पूछेगा कि भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त टोटल कितनी भाषा है? 22। कौन सी अनुसूची में? 8वीं में। ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा जो 9वीं अनुसूची है ये भूमि सुधार से संबंधित है, बस बाकी छोड़ो, ये से कोई मतलब नहीं है। 10वीं अनुसूची है ये दल बदल से संबंधित है। होता नहीं है कि भाई हमने कांग्रेस या बीजेपी का सहारा लिए इलेक्शन टाइम कि हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, बाकी जीत गए, उसके बाद हमारे छोड़ो रे जीत गया तो दूसरी पार्टी में चलो जिसमें हमको जाना है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कानून लेके आए थे। तो वो अनुसूची कौन सी है? 10वीं। इसी पर 11वीं अनुसूची किससे? 11वीं अनुसूची से संबंधित है पंचायत से, और 12वीं यह है नगर पालिकाओं से। अब यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 9वीं अनुसूची है ना, इससे जो अमेंडमेंट है ये आपको पता नहीं, याद भी नहीं करना, बस इतना है भूमि सुधारों से। पर जो 10वां अनुसूची है ये दल बदल से संबंधित है। तो ये 1985 में 52 अमेंडमेंट के तहत ये ऐड किया गया था, ये पता होना चाहिए। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत। ये कब जोड़ा? ये 73 अमेंडमेंट था 1992 में। 12वीं में क्या है? नगर पालिका। ये 74th अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। ये और पता होना चाहिए आपको। तो आपके अनुसूची से संबंधित, संविधान के भाग से संबंधित, पार्ट्स, आर्टिकल से संबंधित अब कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से कर सकते हो। तो एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब देश के अंदर जो संविधान लागू किया गया था उसके अंदर टोटल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग के 8 अनुसूचियाँ थी और आज 450 के आसपास अनुच्छेद है, 25 तो भाग है, 22 अनुसूची है। ये बेसिक डेफिनेशंस वगैरह है आपको समझने के लिए। फिर मैंने इधर बताया कि टोटल कितने पार्ट्स हैं? 22 थे। अब बोले सर 22 थे तो यहाँ पर अब तो 25 हो गया, बोले वो 3 कहाँ हैं? 3 भाई यहाँ है ना, ये 4 का 4A हो गया, 9A 9B और ये कौन सा है? 14A, ये हो गया ना। तो बोलेंगे सर 22 और 4 तो 26 हो गए। हाँ बिल्कुल आपको लगेगा 26 हो गए, पर एक जो ये है ना पार्ट 7 नोट 7th अमेंडमेंट 1950 है, तब इसको हटा दिया गया। तो 26 में ये घटा लो, कितने हुए टोटल? 25 है ना। तो कौन कौन से? पार्ट 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब राज्य के नीति निर्देशक। तो पार्ट 4A के अंदर क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके पार्ट 9 में क्या है? पंचायत। पार्ट 9A में क्या है? म्यूनसिपलिटीज। ठीक है। और इधर आते हैं फिर हम पार्ट 17 में क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 18 में क्या? इमरजेंसी प्रोविजंस। और पार्ट 20 में क्या है? अमेंडमेंट। तो ये आपको पार्ट पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम इधर आए कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया कि भाई फंडामेंटल राइट 17, 18 थी, तो एकदम 19 से पता होना चाहिए। 17 अनटचेबिलिटी से, 18 उपाधियों से, 19 में बोलने की आज़ादी, घूमने की सब चीज़ें, 14 किसी कानून के समक्ष समता, धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करें। 15 जो सार्वजनिक रोजगार के जो होता है SC ST के लिए रिजर्वेशन मिलता है एक्स्ट्रा बाकी से, तो ये इससे जुड़ा है। 16 के सार्वजनिक रोजगार के मामलों अवसर की समानता, अवसर की समानता होनी चाहिए। तो ये क्या है? रोजगार में अवसर की समानता 16 से संबंधित है। उसके बाद हम आए थे 21 पे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये हो गया किसी के अंदर। फिर मैं आया था 24 पे कारखानों में आदमी बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, और एक मानव तस्करी और जबरन श्रम। मानव तस्करी मतलब आदमी को, इंसान को बेच नहीं देते कि यहाँ से लेके महिलाओं को कुवैत जाके या फिर सऊदी अरब में जाके बेच दिया। और एक होता है जबरन, काम करवा लिया पर उसको श्रम नहीं दिया, तो उससे बचाव के लिए 23वां है। और 24वां किससे है? संबंध जो कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों के अंदर काम में लगाना, तो वो 24वां है। फिर इसके बाद मैं आपको बताया कि 7 थे टोटल, अब 6 हो गए हमारे फंडामेंटल राइट। तो एक 6 रह गए, एक हटाया तो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार का हटाया था 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत, जिसको अब एक लीगल राइट बना दिया 301 के तहत। तो
और 32 को B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला था, आर्टिकल 32 क्या है, संविधान की आत्मा। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गया था। डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है कि राज्य को जब कोई नियम कानून या फिर जो अधिनियम बना रहे हैं, विधेयक बना रहे हैं, तो उस वक्त उसको ना इनको मद्देनजर रखते हुए तैयार करना चाहिए अपना नियम अधिनियम जो भी बना रहा था। इससे क्या होगा, एक बेहतर समाज बन पाएगा। पर ये उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, हम उनको दबाव नहीं डाल सकते चीज़ को लेकर, कंपलसरी नहीं उनके ऊपर, बस बोला गया है। तो इसमें से देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वही मैं बताया। 39A समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता, और 40 हो गया ग्राम पंचायतों का गठन, 44 हो गया नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो यूनिवर्सल सिविल कोड अभी चल रहा है वो, ऊपर फिर 50 के बाद न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करना, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल ड्यूटीज थे टोटल 10 पहले, अब 11 हो गया। एक एडिशन ऐड हुआ है जो कि कब हुआ था, 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत, कि 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं जो परवरिश करता है इनका, उसकी जिम्मेदारी है कि उनको बच्चों को आप पहुँचाएँ। फोर्स नहीं कर सकते, उसको पहुँचाइए, उसकी मर्जी है, पर हम बस मौलिक कर्तव्य है आपका ये वो बता रहे हैं, ठीक है। और ये ऐड किसकी सहमति से किया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको ऐड किया गया था। अच्छा एक चीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो ऐड किया गया था तो ये कहाँ से लिया गया था, ये लिया था रसिया के संविधान से, ठीक है। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे ये थे आयरलैंड से, और जो फंडामेंटल राइट्स थे ये थे USA से, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं भारत का मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र, भारत का मैग्ना कार्टा जिसको बोलते हैं अधिकार पत्र, ठीक है। कहाँ से लिया गया, तो USA से भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं इसको, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। और बाद में ये अनुसूचित आपको भी पढ़ाई दिया मैं कि दूसरे में क्या, पहले ये जो हमारे नेता राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष जो भी है, पहले भाई हमको वो था भत्ते वगैरह क्या क्या मिलेगा, वैसे अनुसूची 2 के अंदर है। फिर बोलते हैं हम शपथ फिर लेंगे, तो 3 में शपथ प्रतिज्ञान है। और चौथी अनुसूची में है कि राज्यसभा में जो राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश उनकी सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची में। और 7वीं में क्या है कि भाई केंद्र और राज्य के जो विषय है जिन पर कानून बना सकते हैं उनको बांटा गया, संघ सूची, संमति सूची या फिर राज्य सूची। 8वीं में क्या है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल कितनी है 22 संविधान में, उनका जिक्र कौन कौन सी। 9वीं क्या है, भूमि सुधार से संबंधित है। इसके बाकी और चीज़ पता हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। पर 10वीं अनुसूची ये क्या, दल बदल, जो कब लाया गया था, ये 1985 में 52 अमेंडमेंट के तहत, ये पता होना चाहिए। 11वीं में क्या है, पंचायत। 12वीं में क्या है, नगर पालिका, कब लाया गया पंचायत वाला सिस्टम, 73 अमेंडमेंट 92, नगर पालिका वाला 74 अमेंडमेंट 1992। तो इस प्रकार आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ रिवीजन कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन शायद ही मिले इनसे जुड़े हुए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।